नमस्ते। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ये एक शॉर्ट रिवीजन है जिसमें हम ये देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में एक देश होने की भावना पूरे भारत में कैसे फैली। हम खास तौर पर 1915 के बाद की घटनाओं पर गौर करेंगे, जब स्वतंत्रता संग्राम ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया था। तो इस पूरे सफर का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे पहले विश्व युद्ध का भारत पर क्या असर हुआ। फिर आएंगे गांधी जी और उनके सत्याग्रह के विचार पर। इसके बाद असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलनों की बात करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि करोड़ों अलग अलग सोच और मजहब के लोग एक राष्ट्र के अपनेपन के भाव से कैसे जुड़े। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले विश्व युद्ध से। अब आप सोचेंगे कि ये युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा था, तो इसका भारत से क्या लेना देना? भाई, लेना देना था, और बहुत गहरा था। इसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक हालात पूरी तरह से बदल कर रख दिए थे। तो जरा सोचिए, लड़ाई हो रही है कहीं और, लेकिन उसकी मार झेल रहा है भारत का आम आदमी। हुआ ये कि अंग्रेजों ने अपना फौजी खर्च निकालने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, ऊपर से इनकम टैक्स भी लगा दिया। बाजारों में तो जैसे आग लग गई, कीमतें लगभग डबल हो गईं। और तो और, गांव से लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। मतलब एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ कुदरत की मार। फसलें खराब हो गईं और इन्फ्लुएंजा की भयानक महामारी फैल गई। और इस सब का नतीजा 1921 की जनगणना के आंकड़े सच में दिल दहला देते हैं। अकाल और महामारी की वजह से उस दौर में करीब करीब 1,30,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही दर्दनाक त्रासदी थी। अब देखिए, जब देश इतनी मुश्किलों से गुजर रहा था, चारों तरफ निराशा का माहौल था, तब एक नए नेता एक बिल्कुल नए विचार के साथ भारत आए। एक ऐसा विचार जिसने संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल दी। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वो अपने साथ लाए थे एक जबरदस्त हथियार, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आपकी लड़ाई, आपका मकसद सच्चा है, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए शारीरिक ताकत की, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। और भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस तरीके को आजमाना शुरू कर दिया। 1917 में वो बिहार के चंपारण पहुंचे, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में उन किसानों का साथ दिया जो फसल खराब होने से लगान नहीं दे पा रहे थे। और फिर 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल के मजदूरों के हक के लिए खड़े हुए। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही सत्याग्रह कामयाब रहे। अब गांधी जी की इस बढ़ती कामयाबी से ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्हें लगा कि ये तो खतरे की घंटी है। तो उन्होंने 1919 में एक बहुत ही दमनकारी कानून पास किया, रॉलेट एक्ट, जिसे लोगों ने काला कानून का नाम दिया। ये कानून सच में बहुत ज्यादा कठोर था। इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी। वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल सकती थी। किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। अब जाहिर है, इस कानून के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा भड़का। और फिर अमृतसर में वो हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। जलियांवाला बाग की इस भयानक हिंसा को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब एक और भी बड़े और भी संगठित आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला सके। और हिंदू मुस्लिम एकता का ये मौका गांधी जी को दिखा खिलाफत मुद्दे में। हुआ यह था कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी और वहां के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी शक्तियां छीनी जा रही थी। तो भारत के मुसलमानों ने खलीफा के सम्मान के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने कांग्रेस के बाकी नेताओं को मनाया कि यह सही वक्त है। अगर हिंदू मुसलमानों के खिलाफत के मुद्दे का साथ दें तो हम सब मिलकर स्वराज के लिए एक बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के सेशन में इस बात पर मुहर लग गई। तो इस तरह खिलाफत और स्वराज, ये 2 बड़े मकसद मिलकर एक विशाल आंदोलन की नींव बने। अब सवाल था कि ये आंदोलन चलेगा कैसे। गांधी जी का प्लान एकदम साफ था, स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले सरकार की दी हुई उपाधियां और सम्मान लौटा दो। फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करो। और अगर सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया तो फिर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन पूरे जोश के साथ शुरू भी हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन एक हिंसक घटना की वजह से ये आंदोलन अचानक रुक गया और इसने संघर्ष के अगले चरण की जमीन तैयार की। हुआ ये कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई। गुस्से में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस हिंसा की खबर मिलते ही गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा, तो अब आंदोलन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा था और यहां हमें असहयोग और सविनय अवज्ञा के बीच का एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, असहयोग का मतलब था अंग्रेजों का साथ मत दो, सिंपल। लेकिन सविनय अवज्ञा एक स्टेप आगे था। इसमें सिर्फ साथ देने से मना नहीं करना था, बल्कि उनके बनाए कानूनों को तोड़ना भी था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस नए आंदोलन की शुरुआत के लिए गांधी जी ने एक ऐसी चीज को चुना जो हर भारतीय के घर से जुड़ी थी, नमक। उस वक्त नमक बनाने पर सिर्फ सरकार का हक था और उस पर भारी टैक्स भी लगता था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील लंबी पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समंदर के पानी से नमक बनाकर ये कानून तोड़ा। और यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन एक सवाल उठता है, इस नए आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हुए और क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक ही था? ये जानना बहुत दिलचस्प है। हर किसी का अपना स्वराज था। अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान कम होना। गरीब किसानों के लिए मतलब था जमींदार का बकाया किराया माफ होना। बिजनेस क्लास चाहता था कि विदेशी सामानों से उन्हें सुरक्षा मिले और महिलाओं ने तो इसे राष्ट्र की सेवा का पवित्र कर्तव्य मानकर हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस में उन्हें कोई ऊंचा पद नहीं मिला। मतलब सबका मकसद एक था, आजादी, लेकिन सबके लिए उसके मायने अलग अलग थे। तो राजनीतिक आंदोलनों के अलावा वो कौन सी चीजें थी जो इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ एक राष्ट्र के रूप में जोड़ रही थी? ये अपनेपन का भाव आया कहां से? ये अपनेपन की भावना, इसे बाकायदा बनाया गया, गढ़ा गया। कैसे? एक तो था अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का साझा अनुभव। फिर हमारी लोक कथाओं, लोक गीतों और हमारे इतिहास को दोबारा जिंदा किया गया। भारत माता की तस्वीर बनाई गई ताकि देश को एक चेहरे के रूप में देखा जा सके। तिरंगे जैसे झंडे बने जो एकता का प्रतीक थे। और सबसे जरूरी, इतिहास को दोबारा लिखा गया, ये बताने के लिए कि हम पिछड़े नहीं थे जैसा अंग्रेज कहते थे, बल्कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था। और इसी दौर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा गीत वंदे मातरम मातृभूमि के लिए एक प्रार्थना, एक भजन बन गया। ये स्वदेशी आंदोलन का नारा बन गया और इसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। तो इतिहास की इस नई समझ ने, इन प्रतीकों ने, इन गीतों ने लोगों में गर्व और एकता की एक जबरदस्त भावना भरी। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संघर्ष और प्रतीकों के जरिए एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की ये कहानी आज के भारत को किस तरह से आकार दे रही है।